बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सोशियो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कल्चर है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कल्चर भी हमने डिस्कस की थी। कल्चर किन चीज़ों से बना है उनके बारे में हमने बातें की थी। आज हम पढ़ेंगे कि कल्चर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में दिए गए हैं। फर्स्ट वन जो है वो मटेरियल कल्चर, और सेकंड वन नॉन मटेरियल कल्चर। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मटेरियल कल्चर किसे कहा जाता है? मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन मेड फिजिकल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एंड टूल्स। यानी मटेरियल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें टेंजिबल चीज़ों की हम बात करते हैं। टेंजिबल मींस कि जिनको हम टच कर सके फिज़िकली, ऐसे चीज़ों की। वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो कि इंसान ने ख़ुद बनाए होते हैं, मैन मेड फिज़िकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गए, टूल्स हो गए। बहुत सारे ऐसे टूल्स, ऐसे बुक्स, ऐसे फर्नीचर्स, ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो कल्चर के साथ होता है। कल्चरल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ऐसे बुक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल कल्चर के अंदर आती हैं, जो भी टेंजिबल होते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर क्या आता है? द पार्ट ऑफ द कल्चर दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व, द नॉन फिजिकल आइडियाज़ दैट पीपल हैव अबाउट देयर कल्चर। जो नॉन फिज़िकल आइडियाज़ होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो कि इनटेंजिबल होते हैं, वो हम उनको छू नहीं सकते, नॉन फिज़िकल होते हैं। जैसा कि लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं उनके कल्चर के बारे में, तो वो उनको तो हम छू नहीं सकते, उनको तो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उनको तो हम फ़िज़िकली उनको हम टच नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें इनटेंजिबल कल्चर या फिर नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर आती हैं। जैसा कि कल्चरल लॉ हो गया, बिलीव हो गए, गेस्चर्स हो गए, लैंग्वेज हो गई, जो फोल्क वे होता है, जो आम माशरती तर्ज़ अमल जो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते। ये भी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते फिज़िकली, तो इसीलिए इनको नॉन मटेरियल कल्चर कहा गया है। एक होता है आइडियल कल्चर, जो कि थर्ड टाइप है कल्चर का, आइडियल कल्चर। ये कैसा कल्चर होता है? इट इज़ द गोल ऑफ द पार्टिकुलर सोसाइटी विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, चीटिंग एंड स्टीलिंग आर प्रोहिबिटेड इन आवर सोसाइटी। ये कुछ ख़ास सोसाइटी का एक ख़ास गोल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, और अपने बुक्स में उन्होंने वो एक्सप्लेन की हुई होती है वो बात। जैसा कि चीटिंग करना और स्टीलिंग यानी चोरी करना जो है वो हमारे सोसाइटी में प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ममनू है, मना है। हमारे सोसाइटी में कोई बंदा जो है वो चीटिंग नहीं कर सकता, कोई बंदा स्टीलिंग नहीं कर सकता। ये उनका गोल होता है, वो बुक में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आइडियल कल्चर कहलाती है, कि बुक में एक्सप्लेन होती है कि इस किस्म के कल्चर जो है उसको फॉलो करना चाहिए, कि जिसमें चीटिंग ना हो, स्टीलिंग ना हो। तो इसे कहा जाता है आइडियल कल्चर। अब इसके अपोजिट होता है रियल कल्चर, जिसमें क्या होता है? रियल कल्चर इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिस डन बाय द पीपल इन देयर सोशल लाइफ। यानी कुछ सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं, वो अपने हर एक सोसाइटी के अपने अपने प्रैक्टिसेस होते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिसेस, जो वो अपने रियल कल्चर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो जो रियल प्रैक्टिसेस है, जो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो कहलाती है उनकी रियल कल्चर। जैसा कि प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग एंड स्टीलिंग। कुछ कल्चर्स, कुछ सोसाइटीज़ ऐसे हैं कि जिसमें चीटिंग करते हैं। हाँ, ये कहा जाता है, ये वो आइडियली उनके बुक्स में ये लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देख लें, हमारे कल्चर में एज़ वेल एज़ हमारे रिलीजन में भी ये चीज़ें मना है ना, चीटिंग करना या फिर जो है स्टीलिंग करना, चोरी करना, लेकिन करते हैं लोग। आप लोग भी शायद चीटिंग करते होंगे। आप लोगों को कभी ये महसूस हुआ है चीटिंग करते वक्त कि ये गुनाह है, ये हमारे मज़हब में प्रोहिबिटेड है?
तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो कि आइडियली तो हम कहते हैं कि ये प्रोहिबिटेड होते हैं, ये नहीं करने होते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल जब उनकी एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाता है तो वो ये कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो चीज़ लोग कर रहे होते हैं वो उनका रियल कल्चर कहलाता है। आइडियल कल्चर का आप इस तरह समझे कि आइडियल कल्चर जो है वो ऐसे वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स होते हैं जो कि लोग डिज़ायर करते हैं कि वो अचीव करें, लेकिन रियल कल्चर जो है उसमें वो बिलीव्स, वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज़ होते हैं जो कि वो सोसाइटी एक्चुअली करती है, एक्चुअली वो अपने रोज़मर्रा के जो रहन सहन है उसमें कर रही होती है, तो वो उनका रियल कल्चर कहलाता है। और जो वो डिज़ायर करते हैं कि अचीव करें तो वो उनका आइडियल कल्चर कहलाता है। जैसे ये कि सब लोग ये डिज़ायर करते हैं कि उनकी सोसाइटी में चीटिंग ना हो, स्टीलिंग ना हो, लेकिन एक्चुअली हो रही होती है, तो जो वो डिज़ायर करते हैं वो उनका आइडियल कल्चर हो गया, और जो वो कर रहे होते हैं वो उनका रियल कल्चर है। फिफ्थ वन जो है वो सिंपल कल्चर। सिंपल कल्चर क्या होती हैं? सिंपल कल्चर इज़ द कल्चर विच इज़ बेस्ड ऑन सिंपल, नेचुरल एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोशल लाइफ। यानी सिंपल कल्चर एक ऐसी कल्चर होती है कि जिसमें बिल्कुल सिंपल, नेचुरल जो है वो ज़िंदगी, रहन सहन होती है। नॉन इंडस्ट्रियल सोशल लाइफ होता है। नॉन इंडस्ट्रियल का मतलब ये है कि उसमें इतने ज़्यादा जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, इस तरह कारखाने वगैरह, जैसे ये देहाती ज़िंदगी होती है, देहाती ज़िंदगी हमारे नॉर्थर्न एरियाज़ वगैरह के जो ज़िंदगी होती है, तो वही सिंपल कल्चर कहलाती है। देखिए लिखा है कल्चर इन द रूरल एरियाज़ ऑफ द पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ है वहाँ के जो कल्चर होते हैं बिल्कुल सादा कल्चर के, जिसमें इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल चीज़ें वो यूज़ नहीं करते, उनका अपना सिंपल नेचुरल तरीका होता है रहन सहन का, तो वो सिंपल कल्चर कहलाती हैं। कम्प्लेक्स कल्चर क्या होती है? कम्प्लेक्स कल्चर इज़ दैट इन विच एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज़ आर इन प्रोग्रेस स्टेज। जैसे वेस्टर्न कल्चर है, यानी कम्प्लेक्स कल्चर एक ऐसे कल्चर के जिसमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज़, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती जा रही है, प्रोग्रेस स्टेज में होती है। जैसे कि हमारी भी कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर, तो वो उसको अगर देखा जाए तो उसमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रही है, तो वो फिर कम्प्लेक्स कल्चर कहलाती है। क्योंकि जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज़, इंडस्ट्रीज़ प्रोग्रेस करती जाती हैं, उनके साथ साथ कल्चरल जो पुरानी जो कल्चरल चीज़ें हैं वो चेंज होती जाती हैं, कल्चर में चेंजेस आती जाती हैं, इसीलिए इसको कम्प्लेक्स कल्चर कहा गया है। ऑर्गेनिक कल्चर और इनऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, फॉर एग्जांपल ज़ूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक कल्चर हम उस कल्चर को कहते हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल साइंस को स्टडी करते हैं, जैसे कि ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, यानी कल्चर के हिसाब से। मतलब ये कि कुछ कल्चरल वो होते हैं, कल्चरल बहुत सारे ऐसे कल्चरल एनिमल्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान का देखें कल्चरल एनिमल, तो मारखोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी कहलाता है और कल्चरल एनिमल भी है। इसी तरह हम इंडिया का देखें तो वहाँ पे कल्चरली कॉमनली काऊ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन एनिमल है, उनके कल्चर के हिसाब से वो उनको गाय माता वगैरह कहते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं काऊ की, तो वो उनकी एक ख़ास कल्चर से उनका ताल्लुक़ है। तो इसीलिए जो हम कल्चरल एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और बॉटनी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक इलाके के साथ मखसूस होते हैं, जैसा कि अगर हम देखें नॉर्थर्न एरियाज़ में चित्राल को, तो वहाँ पे वहाँ की जो एप्रिकॉट्स होती हैं और एप्रिकॉट्स के अलावा वहाँ के जो अखरोट होते हैं, तो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन कल्चरल दरख्त है वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ इलाकों के साथ कुछ दरख्त, जैसे कि कोयटा को कहा जाता है कि कोयटा जो है वो फ्रूट गार्डन है पाकिस्तान का, वहाँ पे ख़ास करके पीच जो है वहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम स्टडी करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कल्चर कहलाती हैं। इनऑर्गेनिक कल्चर में द स्टडी ऑफ फिज़िकल साइंस, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो जितने भी प्रोसेसेस वगैरह है फ़िज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, तो इनका कल्चर के साथ क्या ताल्लुक़ है, कल्चरली क्या होता आया है इन फील्ड्स में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, फ़िज़िक्स के फील्ड में, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो फिर ये इनऑर्गेनिक कल्चर कहलाती हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये 8 टाइप्स थे। ये 8 टाइप्स आपने याद करने हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स आपने भूलने नहीं हैं। अब देखें एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन है कल्चरल ट्रेट। कल्चरल ट्रेट क्या होती है? द सिंपलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कल्चर, whether material or non-material. Trait is the smallest unit of a culture. It exists and functions with the organization of other related traits. The part of a watch are traits and all the part when organized together function as a whole in the watch. अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रेड क्या होती हैं? ट्रेड कल्चर, हर हम जो भी चीज़ हम देखते हैं तो उसकी ज़ाहिरी सी बात है कि सिंपलेस्ट उसकी यूनिट होती ही है हर एक चीज़ की। इसी तरह कल्चर की भी सिंपलेस्ट यूनिट होती है, और कल्चर की जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल जो है सिंपल होती है, सिंपल यूनिट, वो कहलाती हैं ट्रेट ऑफ द कल्चर। चाहे वो मटेरियल कल्चर हो या नॉन मटेरियल कल्चर हो, उसमें जो सिंपलेस्ट उसका इंडिविजिबल यूनिट होता है वो ट्रेट ऑफ दैट कल्चर कहलाती है। डेल के लिखा है कि ये किस तरह एग्जिस्ट करती है। इट एग्जिस्ट एंड फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर रिलेटेड ट्रेड। एक कल्चर के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड नहीं होता, डिफरेंट ट्रेड्स से कल्चर बनती हैं, और एक कल्चर के अंदर जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं जब उनकी आपस में ऑर्गेनाइजेशन होती है तो फिर ही वो कल्चर जो है एग्जिस्ट भी करती हैं और वो फंक्शनल भी होती हैं। मतलब ये कि कोई एक ट्रेड जो है वो ख़ुद से सिर्फ एक ट्रेड ना तो फंक्शनल हो सकती है ना तो एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं तो वो एग्जिस्ट भी करते हैं और फंक्शनल भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे घड़ी की एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे घड़ी की एग्ज़ाम्पल दी गई है। इस घड़ी का ताल्लुक़ किसी कल्चर से नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे घड़ी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें सुई होता है, वो नंबर्स होते हैं। तो ये सुई जो है उसका वो एक ट्रेट हो गया, नंबर उसका दूसरे ट्रेट हो गए, उसमें जो बेंट लगे होते हैं वो उसका तीसरा ट्रेट हो गया। अब ये जब सारे ट्रेट आपस में मिल गए तो घड़ी बन गई, और ये ट्रेड जब आपस में मिल जाते हैं तब ये एग्जिस्ट भी करते हैं, फंक्शनल भी होते हैं। इनकी एग्जिस्टेंस की एक मकसद होती है और ये फंक्शनल भी होते हैं। वरना अगर हम सुई को उधर फेंक दें, नंबर्स को कहीं और जगह फेंक दें और बैंड को कहीं और जगह, तो फिर उनकी एग्जिस्टेंस की कोई मकसद भी नहीं होगी और वो फंक्शनल भी नहीं होंगे। इसी तरह कल्चरल ट्रेड्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चर में इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देती चलूँ कि अगर हम वेडिंग को ले लें, शादी जो हो रही होती है उसको अगर ले लें, तो वेडिंग के अंदर जो वलीमा होता है, जो निकाह होती है, इसके अलावा जो रुखसती होती है, मेहंदी होती है, तो ये सब उस वेडिंग के ट्रेड्स कहलाते हैं। वलीमा एक ट्रेड हो गया, निकाह दूसरा ट्रेड हो गया, मेहंदी तीसरा ट्रेड हो गया, और रुखसती जो है वो चौथा ट्रेड हो गया। इसके अलावा जितने भी उसके पार्ट्स हैं तो वो सब उसके ट्रेड होते हैं। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो वेडिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। जब ट्रेड्स आपस में मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। वेडिंग एक कॉम्प्लेक्स है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। तो ये कल्चर के रिलेटेड एग्ज़ाम्पल आप लोग ये अपने जहन में रख ले वेडिंग को, कि वेडिंग के जो जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो उसके ट्रेड्स कहलाते हैं, और जब ट्रेड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लासरूम का एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि पेन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, तो ये सब आपस में मिल के एक क्लासरूम बनाती हैं। तो ये पेन, ब्लैक बोर्ड और चेयर जो है ये ट्रेड्स होती हैं, और एक क्लासरूम जब बन जाता है तो वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कल्चरल एरिया की बात आ गई। दूसरे नंबर पे कल्चरल एरिया भी कल्चर की एलिमेंट है। कल्चरल एरिया क्या है? इट इज़ दैट जियोग्राफिकल एरिया इन विच ए कल्चरल ट्रेड इज़ ओरिजिनेटेड। यानी कल्चरल ट्रेड जब किसी ख़ास एरिया में वो ओरिजिनेट होती है तो वो एरिया जो है कल्चरल एरिया कहलाता है। द प्लेस वियर द ट्रेड इज़ बर्न इज़ कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ पे ट्रेड पैदा होती है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, तो वो प्लेस ऑफ ओरिजिन कहलाती है। दिस ट्रेड इज स्प्रेड अराउंड थ्रू डिफ्यूजन एंड कवर्स एन एरिया। दिस एरिया इज़ कॉल्ड कल्चरल एरिया। ये ट्रेड किसी एक जगह पैदा होती हैं, एक जगह स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद ये इधर उधर जो है डिफ्यूज़ होने लगती हैं, फिर एक ख़ास एरिया को कवर कर लेती है कि उस एरिया में ये फ़ॉलो किया जाता है ये इस ट्रेड को। तो वो जिस एरिया में ये ट्रेड फ़ॉलो किया जाता है उसको कहा जाता है कल्चरल एरिया।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को पता है हिस्ट्रीज़ के शुरू में हमारे रिलीजियन से मुतल्लिक़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो शुरू में शादी में इतने सारे रसूमात नहीं थे, उसमें सिर्फ़ निकाह और रुख़सती और बिल्कुल सिंपल सा उसका निज़ाम था। लेकिन अभी देखें कि उसमें कितनी रसूमात जो है वो शामिल होती जा रही है, कितने सारे ट्रेड्स उसमें शामिल होती जा रही है। अलग हर एक जो है वो साल के साथ साथ, साल तो क्या महीनों के साथ साथ जब अभी शादियां हो रही है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स जो है शामिल हो जाती हैं, डिफरेंट रसूमात उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये इसी तरह हुआ है कि पहले किसी एक जगह में किसी एक शादी के अंदर ये फॉलो हुई है ये रस्म, फिर वो उसका अब प्लेस ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। जिस जगह फ़र्स्ट टाइम हुई है, जिस शादी में फ़र्स्ट टाइम हुई है वो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन। फिर उसको देख के किसी दूसरे शादी में फॉलो हुई, फिर तीसरे शादी में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, इस तरह डिफ्यूज़ हो गई और डिफ्यूज़ होके एक ख़ास एरिया को उसने कवर कर लिया। तो वो एरिया जो है वो उसका कल्चरल एरिया कहलाएगा। और फिर इसी कल्चरल एरिया से फिर वो कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ जो है वो डिफ्यूज़ होती रहती हैं। एक दूसरे को देख के एक दूसरे से चीज़ें जो है वो हम गेन करते रहते हैं और अपने कल्चर में मिक्स करते जाते हैं। कल्चर कम्प्लेक्स, देखिए अब कल्चर कम्प्लेक्स की बात आ गई। कल्चर कम्प्लेक्स क्या है? When two or more culture traits are organized together, it is called culture complex. A complex is intermediate between the trait and the institution. अब देखिए स्टूडेंट्स के जब कुछ ट्रेड्स, टू और मोर ट्रेड्स जब आपस में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो उससे कल्चर कम्प्लेक्स बन जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शादी जो है, वेडिंग जो है वो एक कल्चर कम्प्लेक्स है। उसके अंदर वलीमा हो गया, रुख़सती हो गई, निकाह हो गई, मेहंदी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके ट्रेड्स है। जब ये ट्रेड्स आपस में मिक्स हो गई तो एक कल्चर कम्प्लेक्स बन गई जिसे हम वेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो कल्चर कम्प्लेक्स होती है ये एक इंटरमीडिएट होती है, एक इंटरकनेक्शन होती है ट्रेड और इंस्टीट्यूशन के दरमियान। मतलब अब इंस्टीट्यूशंस क्या है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक क्लस्टर ऑफ रूल, जब किसी ख़ास एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी के साथ क्लस्टर ऑफ रूल्स एसोसिएट हो जाते हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशन कहलाती है। जैसा कि कोई फैमिली हो गया, सोसाइटी के अंदर फैमिलीज़ हो गए, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेड जो है कम्प्लेक्स जो है, कल्चरल कम्प्लेक्स जो है वो एक इंटरमीडिएट होता है ट्रेड और इंस्टीट्यूशन के दरमियान। मतलब ये कि ट्रेड जब आपस में मिक्स हो जाती है तो कल्चर कम्प्लेक्स बन जाता है और यही कल्चर कम्प्लेक्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है। वो किन चीज़ों से बना है? एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्लासरूम्स है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर डिफरेंट बुक्स है। डिफरेंट बुक्स अगर बने हैं तो वो डिफरेंट ट्रेड से बने हैं, डिफरेंट चीज़ें उसमें डाली गई है। डिफरेंट क्लासरूम अगर बने हैं तो वो डिफरेंट ट्रेड से बने हैं, वो सारी ट्रेड मिक्स होके क्लासरूम कम्प्लेक्स बना दिया, लाइब्रेरी उसका कम्प्लेक्स बना दिया, बहुत सारी वहाँ के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कम्प्लेक्सेस बन गए और फिर वो इंस्टीट्यूशन बन गया। तो ये जो कम्प्लेक्सेस है ये इंटरमीडिएट होती हैं ट्रेड्स और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। मतलब ये कि ट्रेड्स जो है उनसे कम्प्लेक्सेस बनते हैं, फिर कम्प्लेक्सेस के वजूद में आने की वजह से इंस्टीट्यूशंस बनती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत सारे कल्चर कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। ए क्लस्टर ऑफ रिलेटेड ट्रेड इज़ कॉल्ड कल्चर कम्प्लेक्स। A number of trade when organized together make a culture complex। यानी एक क्लस्टर ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो कल्चर कम्प्लेक्स कहलाती हैं। अब ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि रिलेटेड ट्रेड्स जो है वो कल्चर कम्प्लेक्स बनाती हैं, इररिलेटेड चीज़ें जो है वो कल्चर कम्प्लेक्स नहीं बना सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं शादी का बता रही थी आप लोगों को, तो शादी का मैं बता रही हूँ कि उसमें वलीमा हो गया, रुख़सती हो गया, निकाह हो गया, मेहंदी हो गया। तो वही चीज़ें, शादी से रिलेटेड चीज़ें जो है, आपस में रिलेटेड चीज़ें मिल के वो वेडिंग एज ए कम्प्लेक्स बनाती हैं। अगर उसमें हम क्लासरूम के किसी एक पार्ट को, ब्लैक बोर्ड को जाके उसमें हम अगर शामिल कर दें तो फिर वो कल्चर कम्प्लेक्स नहीं बनेगी। या फिर हम किसी और ऐसी चीज़ को जो कि शादी के साथ रिलेटेड नहीं है, ऐसी ट्रेड को उसमें शामिल कर दें तो फिर वो कम्प्लेक्स नहीं बन सकती। क्लस्टर ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स जो है वो कल्चर कम्प्लेक्स बना देती हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, वाच जो है, घड़ी जो है, वो कल्चर कम्प्लेक्स है।
किस तरह, क्योंकि उसमें डिफरेंट रिलेटेड ट्रेड्स जो है वो आपस में मिले हैं, जैसे कि एक दूसरे के लिए जो ज़रूरी हो, जो रिलेटेड हो एक दूसरे से, सुई हो गया, वो नंबरिंग्स हो गए, बैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों को समझाने के लिए इसमें वॉच की एग्जांपल लिखी है। फुटबॉल मैच हो गया, फुटबॉल मैच के अंदर प्लेयर्स वहाँ के, फुटबॉल वहाँ का ग्राउंड उनका, ये सारी चीज़ें ट्रेड्स और आपस में ये मिल के और फुटबॉल मैच एक कॉम्प्लेक्स है वो बनाती हैं। एटीट्यूड्स और एक्शंस हो गए। अब देखिए कि फुटबॉल मैच जो है ये क्या है, ये मटेरियल कल्चर है। वाच जो है वो भी मटेरियल कल्चर में हम ले सकते हैं, क्योंकि ये टेंजिबल है जिसको हम छू सकते हैं। एटीट्यूड और एक्शंस की बात आ गई तो ये क्या है, ये नॉन मटेरियल कल्चर है। अब एटीट्यूड्स जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के थ्रू बनते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ इसके ट्रेड्स है, डिफरेंट वैल्यूज़ वगैरह आपस में मिलती है, वैल्यूज़ बिहेवियर्स वगैरह जिनकी वजह से फिर एटीट्यूड बनती हैं, वो इसके ट्रेड्स कहलाते हैं। इसी तरह एक्शन भी वही होता है, डिफरेंट जो है हमारे ख्याल आते हैं हमारे जहन में, वो जो हमारे जहन में किसी काम से रिलेटेड ख्याल आते हैं वो इसके ट्रेड्स कहलाते हैं, वो आपस में मिल के फिर हमसे कोई एक्शन करवा देती हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। प्रेयर जो है, नमाज जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है। नमाज के अंदर सजदा हो गया, रुकू हो गया, क़ियाम हो गया उसका, तो ये सारी चीज़ें मिल के नमाज जो है वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स है वो बना देती हैं। इसके अलावा हज हो गया, हज में जो है तवाफ़ करना, इसके अलावा वहाँ के जितने भी हज में जाके जितने भी जगहों में जाना होता है वो चीज़ें, जितने भी वहाँ पे जाके जो जितने भी फ़राइज़ वग़ैरह करने होते हैं तो वो सब चीज़ें उसके ट्रेड्स है, वो सब आपस में मिल जाती हैं तो फिर वो हज बनाती है, एहराम बांधना हो गया, ये सारी चीज़ें। ईद जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है। ईद के अंदर ईद की नमाज हो गई, अपने रिश्तेदारों से मिलना हो गया, डिफरेंट टाइप के खाना बनाना हो गया, तो ये सब ट्रेड्स है, ये मिल के फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इस तरह एग्रीकल्चर सिस्टम भी है, मार्केट सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन, वो भी डिफरेंट ट्रेड्स से बनी होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो है कल्चर कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद कल्चरल पैटर्न है। कल्चरल पैटर्न भी एक एलिमेंट है कल्चर का। कल्चरल पैटर्न कब बनती है? व्हेन टू आर मोर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म ए कल्चरल पैटर्न। कल्चरल पैटर्न इज़ द वे ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। अब देखिए, जब कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, टू आर मोर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, तो वो आपस में कंबाइन होकर कल्चरल पैटर्न बनाती हैं। कल्चरल पैटर्न ही लोगों के बिहेव करने का वो तरीका होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आप लोगों को नमाज की मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि नमाज जो है वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर रुकू, सजदा, क़ियाम, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके ट्रेड्स थे, ट्रेड्स ने आपस में मिल के कल्चर कॉम्प्लेक्स बना दी नमाज। अब नमाज हो गया, हज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, ये चारों जो है मिल के क्या बनाती हैं? एक कल्चर पैटर्न बनाती हैं। ये चारों सारे कॉम्प्लेक्सेस है। रोज़ा भी कल्चर कॉम्प्लेक्स है, हज भी कल्चर कॉम्प्लेक्स है, नमाज भी कल्चर कॉम्प्लेक्स है, ज़कात भी कल्चर कॉम्प्लेक्स है। इन सब के डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं जिनसे ये बने होते हैं। अब ये चारों अगर आपस में मिल गए तो फिर ये एक कल्चर पैटर्न बनाएंगे। और हमारा जो कल्चर पैटर्न है हमारे मुस्लिम्स का, हमारे रिलीजन से रिलेटेड, तो वो हमारा वे ऑफ बिहेवियर है। फिर हम उसको फॉलो करते हुए उसी तरह हम बिहेव करते हैं। हम नमाज अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं, यानी हमारा वे ऑफ बिहेवियर बन जाता है फिर वो। A large number of people following certain behavior make it a custom। बहुत सारे लोग जो कि certain behavior जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो उनका रिवाज बन जाता है, कस्टम उनका, रस्म रिवाज उनका बन जाता है। This custom when growing popular among the people become a precedent and a rule of social life। ये जो उनका रस्म रिवाज होता है जब उनके दरमियान ग्रो करती हैं उन लोगों के दरमियान, तो फिर ये क्या बन जाती हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहते हैं एक मिसाल को, ये एक मिसाल बन जाती हैं उनके सोशल लाइफ का, एक रूल बन जाता है उनके सोशल लाइफ का। दिस रूल ऑफ सोशल लाइफ इज़ पैटर्न ऑफ कल्चर। ये जो उनके सोशल लाइफ का एक रूल होता है वो उनका पैटर्न ऑफ कल्चर कहलाता है।
इट इज़ द आइडिया विच इज़ प्रेजेंटेड एज एन एग्जाम्पल टू द पीपल। ये वो आइडिया होती है जिसको लोगों के सामने एज एन एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा वे ऑफ बिहेवियर है, ये हमारा कल्चर पैटर्न है कि हम क्या करते हैं कि हम नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, हम जो है वो रोज़े रखते हैं। इस तरह हम एग्जाम्पल के तौर पे अपना एक कल्चर पैटर्न जो है वो लोगों को बताते हैं। These people are expected to behave according to the culture pattern। और ये लोग जो इनका कल्चर पैटर्न होता है, तो इन लोगों से एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वो इसी कल्चर पैटर्न के थ्रू जो है वो ज़िंदगी बसर करे, इसी तरह वो बिहेव करे। जैसे हमसे ये एक्सपेक्टेड की जाती है कि अब अगर ये हमारा कल्चर पैटर्न है कि हम रोज़े रखें, नमाज अदा करें, हज अदा करें, ज़कात दे, तो हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि हम इसको फॉलो करें। A culture develop pattern of behavior in all social situation। अब कल्चर जो है वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर तमाम सोशल सिचुएशन में कल्चर डेवलप करती हैं, चाहे वो जो भी सोशल सिचुएशन हो, लेकिन उनका पैटर्न जो है वो फिर चेंज नहीं होता। दिस पैटर्न आर आल्सो चेंज नहीं होता नहीं मीन्स कि वो बिहेव किया जाता है, चेंजेस उसमें आते रहते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस आने की बात मैं करूँ तो मेरे एग्जांपल पे आप लोग ना जाए कि जो मैंने आप लोगों को नमाज की, रोज़ा रखने की और हज अदा करने की जो एग्जांपल दी है, मैं इसमें चेंज आने की बात नहीं कर रही हूँ। जो दूसरे कल्चर पैटर्न्स होते हैं जैसे कि शादी ब्याह वगैरह के जो कल्चर पैटर्न्स होते हैं, इसके अलावा रहन सहन के आम जो कल्चरल पैटर्न्स होते हैं, तो इसमें चेंजेस जो है वो आती रहती हैं। लेकिन रिलीजियस जो कल्चरल पैटर्न होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें चेंजेस आने की गुंजाइश नहीं होती। These पैटर्न आर आल्सो द नॉर्मेटिव ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो कल्चरल पैटर्न होती हैं ये उनके सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। वोलेशन ऑफ दिस पैटर्न इज़ डिसलाइक इन द सोसाइटी बाई कंडेमिनेशन। और जब इनकी वोलेशन की जाती है तो वो फिर पसंदीदा नहीं होता, उसकी मजम्मत की जाती है। कंडेमिनेशन कहते हैं मजम्मत करने को। ड्यू टू पैटर्न वी फाउंड यूनिफॉर्मिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। इन्हीं कल्चरल पैटर्न की वजह से हम इंसानी बिहेवियर जो है उसमें यकसानियत हम देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी हम देखते हैं। जैसा कि रीडिंग पैटर्न हो गया, देखिए ट्रांसपोर्ट पैटर्न हो गया। अभी देखिए मैंने ख़ुद आप लोगों से कहा कि हमारा जो मुसलमानों का, हमारा जो पाकिस्तानी जो वीडिंग का जो त्यौहार था, जो मनाया जाता था वीडिंग, शादी के टाइम पे जो रस्मात किए जाते थे, तो ये बहुत सिंपल हुआ करते थे। बाद में ये हमने पता नहीं ये वेस्टर्न हमारी भी दुनिया के लोगों से पता नहीं क्या क्या सीखे हैं कि हम वो इंडियन कल्चर के मेहंदी के वो, अभी देखिए हल्दी का वो रस्म करते हैं, दुल्हन को भी और दूल्हे को भी हल्दी लगाते हैं। ये हल्दी में वो उसको येलो वाइट शलवार कमीज़ पहनाते हैं दूल्हे को, और फिर येलो उसको कोई जो है दुपट्टा या कपड़े का टुकड़ा कुछ भी येलो उसके साथ मिक्स करते हैं, और जो दुल्हन होती है उसके लिए येलो कपड़े वो यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप देखें तो सेम इंडिया की जो वीडिंग होती है ड्रामों में आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे वो सेम यही कर रहे होते हैं। तो हम में ये नहीं थी, हमारे कल्चर में ये नहीं थी। हमने उनसे सीखा है और उनके कल्चर की चीज़ें उठा के अपने कल्चर में जो है हम फॉलो करते जा रहे हैं। कोई एक शादी में फॉलो हो गई तो दूसरा उसको देख के, फिर तीसरा उसको देख के, इसी तरह ये डिफ्यूज़ होते रहते हैं। तो अब देखिए ये आप लोगों के जहन को भी नापसंदीदा फ़ील हो रही होगी, मेरे जहन को भी ये नापसंदीदा फ़ील हो रही है कि क्यों हमने इस तरह किया है कि दूसरों के कल्चर जो है वो उठा के मिक्स कर दिए हैं। हमें तो ऐसा करना चाहिए था कि हमारा जो ख़ुद का सिंपल कल्चर था उसको ही हमने फॉलो करके जाना था। तो देखिए कि जो कल्चर पैटर्न में चेंजेस आती हैं तो वो क्या होती हैं, वो उनकी मजम्मत की जाती है, वो डिसलाइक किए जाते हैं। लेकिन अभी लोग जो है मॉडर्न होने के नाम से ये चीज़ें जो है वो फॉलो करते जाते हैं, उनको कल्चर की कोई फ़िक्र नहीं होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल्चरल थीम क्या कहलाती है? When two or more than two पैटर्न आर combined they form थीम। जब दो या दो से ज़्यादा पैटर्न आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो फिर थीम बना देते हैं। अब देखिए थीम क्या होती हैं। थीम एक ख़ास पॉइंट, एक ख़ास ऑब्जेक्टिव होती हैं। ये बिहाइंड एवरी कंट्री जो है उनका अलग अलग, एवरी कल्चर का अपना अपना अलग जो है वो थीम होता है। थीम बनती कहाँ से है? जब पैटर्न, टू और मोर पैटर्न आपस में कंबाइन हो जाए तो फिर थीम बनती है। इट इज़ द पब्लिक डिक्लेरेशन टू कंट्रोल और इंकरेज ए गिवन ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखिए ये पब्लिक डिक्लेरेशन है, इसमें ये ऐलान किया जाता है कि कोई एक ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इसको
या तो कंट्रोल किया जाए या तो इनकरेज करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि हाँ ये हमारे कल्चर में होगा, या फिर किसी कंट्रोल की बात करते हैं कि ये हमारे कल्चर में नहीं होगा। कुछ पैटर्न को वो आपस में मिक्स करके बता देते हैं कि ये काम जो है हम फॉलो करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक ख़ास वो ऑब्जेक्टिव टाइप बना के सामने रखते हैं, वो उनकी थीम कहलाती है। इट इंक्लूड बोथ डिज़ायर्ड एंड अनडिज़ायर्ड एलिमेंट। उसमें डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड एलिमेंट दोनों हो सकते हैं, यानी जो कुछ वो लोग चाह रहे हो वो भी हो सकते हैं, जो लोग ना चाह रहे हो वो भी मजबूरन हो सकते हैं क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा हो सकती हैं। चाहे वो लोग ना भी चाह रहे हो तो वो उनका कल्चर का हिस्सा होता है। थीम्स डू नॉट कम अनकॉन्शियसली आर बाई chance, but these are the result of organized and deliberate efforts of the individual. थीम्स जो है वो अनकॉन्शियसली या बाई चांस खुद से नहीं आती, ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके डिलिबरेट एफोर्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डिलिबरेट मीन्स कि उनकी एक ख़ास उनकी कोशिशों की वजह से ये उन्होंने ये बनाई होती है। ख़ास वो इसके पीछे काम करते हैं, कोशिश करते हैं, और कोशिश करके उन्होंने ये सामने लाई होती है कि हम ये थीम जो है वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल इन आवर कल्चर। अब पाकिस्तानी कल्चर का अगर हम देखें तो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये हमारा एक थीम है। सिर्फ यहाँ पे एक थीम की एग्जांपल आप लोगों को दी गई है कि ह्यूमैनिटी, यानी ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में तमाम ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? इक्वल है, उनको इक्वल तस्वुर किया जाए। ये हमारे कल्चर का एक थीम है, एक ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए कल्चरल कन्फिगरेशन क्या होती हैं। When two or more than two themes are combined, they form configuration. जब दो या दो से ज़्यादा थीम्स आपस में मिल जाती है तो वो फिर कन्फिगरेशन बना देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कास्ट, मैरिज सिस्टम एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट a social institution may wholly share a single configuration. It indicates proper order of cultural element in the society. For example, the marriage system and the political system. अब देखिए स्टूडेंट्स के कुछ सिस्टम्स की बात आ गई, मैरिज सिस्टम की बात आ गई। मैरिज सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थीम्स जो है वो पाई जाती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मैरिज सिस्टम के लिए कुछ थीम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक थीम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैरिज सिस्टम होंगे तो वो इस्लामिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। यानी एक मुस्लिम कल्चर की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे क्रिश्चियनिटी के लोग शामिल हैं, हिंदू भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपने अपने फॉलो करेंगे। लेकिन मुस्लिम कल्चर के लिए ये एक थीम है कि पाकिस्तानी यानी मुस्लिम कल्चर में जो शादी होगी तो वो इस्लामिक रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा जब मैरिज होगी तो मैरिज जो है वो सिर्फ दो बंदों के दरमियान नहीं होती, दो फैमिलीज़ के दरमियान होती हैं। हमारे कल्चर में दो फैमिलीज़ के दरमियान होती हैं, यानी दो फैमिलीज़ की उसमें रजामंदी, उनकी जो है वो डिफरेंट उनके रूल्स रेगुलेशंस वो सब भी होते हैं। तो ये दूसरा थीम हो गया। तीसरा थीम ये कि जब एक वुमेन शादी करेगी तो फिर उसे अपना मायका छोड़ना पड़ेगा, उसे अपने ससुराल जाना पड़ेगा, और फिर उसका जो पास्ट लाइफ है उसको उसने टोटली जो है वो भुला के अपनी न्यू लाइफ जो है उसके लिए काम करना होगा। उसको जितना हो सके उतना वो प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेगी। तो ये इसका एक और थीम हो गया। अब ये सारे थीम्स जो है जब आपस में जो है मिल जाती हैं तो ये एक कल्चर का कन्फिगरेशन है। अब देखिए कि कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं। अब हमारे मुस्लिम मैरिज सिस्टम के लिए ये सारे थीम्स हो गए। अब हम अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनके अपने थीम्स होंगे। अगर हम किसी और हम हिंदू लोग जो है उनके शादी की रस्मों की बात करें, उनके थीम्स की बात करें तो उनके अलग अलग थीम्स होंगे। अब एक कंट्री के अंदर हम ये सारे थीम्स जो है दो या दो से ज़्यादा थीम्स को इकट्ठे करके फिर उसका हम बताते हैं कि इस कल्चर में मैरिज सिस्टम क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल मैरिज सिस्टम बताएंगे तो उसमें हम ये कहेंगे कि इसमें हाँ ये है कि जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स है और उनका ये कल्चर थीम है, और जो कुछ अक़लियत भी है, कुछ लोग भी है जिनमें ये लोग शामिल है और उनके ये कल्चरल थीम्स हैं मैरिज सिस्टम से रिलेटेड। तो ये सारी जब आपस में मिल के एक पैटर्न बन जाती हैं, एक सिस्टम एक बन जाती है, तो फिर वो कन्फिगरेशन कहलाती हैं, कल्चरल कन्फिगरेशन वो कहलाती हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम का बताया है तो पॉलिटिकल सिस्टम को देख ले। पॉलिटिकल सिस्टम उसमें डिफरेंट थीम्स होते हैं। कुछ कल्चर जो होते हैं उनका थीम होता है कि डिक्टेटरशिप हो, कुछ कल्चर जो होते हैं उनका किंगडम का वो थीम होता है कि किंगडम सिस्टम हो,
कुछ में ऑटोक्रेटिव सिस्टम, कुछ में जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऑटोक्रेटिक सिस्टम। तो ये डिफरेंट थीम्स होते हैं। जब ये डिफरेंट थीम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर ये कल्चरल कन्फिगरेशन कहलाती हैं। अब हम अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें हम सिर्फ किसी एक कल्चर के एक थीम की बात नहीं करते, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट थीम्स की बात करते हैं, और वो सब मिक्स करके जब हम बता देते हैं तो फिर वो कल्चरल कन्फिगरेशन कहलाती है। देखिए इसमें लिखा है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए सोशल इंस्टीट्यूशन में होली शेयर ए सिंगल कन्फिगरेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल कन्फिगरेशन जो है वो शेयर करते हो, डिफरेंट कन्फिगरेशन भी वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कन्फिगरेशन का मैंने आप लोगों को बताया कि कन्फिगरेशन जो है वो डिफरेंट थीम्स उसमें होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स का हम उसमें थीम्स शामिल करते हैं। देखिए इट इंडिकेट प्रॉपर ऑर्डर ऑफ कल्चर एलिमेंट इन द सोसाइटी। इससे पता चलता है कि एक सोसाइटी के अंदर प्रॉपर ऑर्डर क्या है कल्चरल एलिमेंट्स की, किस तरह कल्चरल एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपरली वो फॉलो किए जाते हैं, किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं। कल्चरल ईथोस, ये लास्ट एलिमेंट है कल्चरल ईथोस कल्चर का। कल्चरल ईथोस क्या होती हैं? इट इज़ द फिलोसफी ऑफ कल्चर आर सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए कल्चर अराउंड विच द एंटायर सोसाइटी रेस्ट। ये जो कल्चरल ईथोस है इसको कहा जाता है कि ये फिलोसफी है कल्चर की, या फिर कहा जाता है कि ये सेंट्रल पॉइंट है कल्चर की, जिसके इर्द गिर्द पूरा सोसाइटी जो है वो रेस्ट करता है, पूरा सोसाइटी उसके इर्द गिर्द चलती है। इट इज़ द फिलोसफी आर द आइडियोलॉजी ऑफ इंटायर कल्चर। ये फिलोसफी या फिर नज़रिया है, आइडियोलॉजी मीन्स नज़रिया है पूरे कल्चर का, अराउंड विच द इंटायर सोसाइटी रेस्ट। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन कल्चर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाई इट्स ईथोस। For example, Pakistani culture is attributed as religious, Japanese culture is cooperative, American culture is competitive, और Russia culture is accommodative। कल्चर ईथोस जो है स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल दी गई है इससे आप लोग समझ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है ये हमारे रिलीजियस से एट्रीब्यूट है, हमारे रिलीजियस के साथ इसका जो है वो कनेक्शन है। हाँ, यानी हमारे जितने भी हम कल्चरल रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो उनमें ज़्यादातर हम अपने रिलीजियस बेसिस पे फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हमारे जितने भी काम होंगे, हमारे जितने भी बिहेवियर होंगे हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स के, तो वो हमारे रिलीजन जो है उसको हम फॉलो करते हुए बिहेव करेंगे। तो इसीलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो रिलीजियस नॉर्म्स है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, और हमारा जितना भी कल्चर है वो उन्हीं नॉर्म्स जो है वो उनके इर्द गिर्द गर्दिश करेगी, उन्हीं को फॉलो करते हुए चलेगी। हमारे दूसरे भी जो जितने भी कल्चरल चीज़ें जो है वो बनती आएंगी, उसमें चेंजेस आती आएंगी, तो वो रिलीजन के मुताबिक आती आएंगी। इसी तरह जापानीज़ कल्चर जो है वो कोऑपरेटिव है, उनका ये एक ईथो है कि वो कोऑपरेटिव है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो चाहे उनके कल्चर में जितने भी चेंजेस आए, लेकिन वो इस कोऑपरेशन के इर्द गिर्द वो गर्दिश करेंगी, इस कोऑपरेशन को वो नहीं छोड़ेंगे, इसी के मुताबिक वो चेंजेस अपने कल्चर में लाते जाएंगे। अमेरिकन कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कम्पीट करने वाले, तो वो चाहे उनके कल्चर में जितने भी चेंजेस आए, लेकिन सेंट्रल पॉइंट उनका यही कम्पिटिटिव ही होगा। इस कंपटीशन को वो नहीं छोड़ेंगे, इसी से रिलेटेड उनकी कल्चर बनती जाएगी। इसी तरह रशिया जो है कमोडेटिव मीन्स के उसमें जो लोग होते हैं वो अपना जो होम कल्चर है उसको मेंटेन करते हुए न्यू कल्चर्स को भी इंटीग्रेट करते जाते हैं। तो रशियन जो है वो इसी तरह है। तो ये जो अकोमोडेटिव उनका सेंट्रल पॉइंट है उसको वो कभी जो है वो नहीं वो रद्द कर सकते, उससे रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो शामिल करते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सोसाइटी क्या है? तो a human society is a group of people related to each other through persistent relations, or a large social grouping sharing the same geographical or virtual territory, subject to the same political authority and dominant culture expectation। Human society क्या होती हैं? Group of people related to each other through persistent relation। Group of people जो एक दूसरे के साथ related हैं क्योंकि उनके persistently एक दूसरे के साथ relation हैं। वो एक दूसरे के साथ related इसलिए है क्योंकि persistently उनके relations चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास large social ग्रुप होते हैं, एक दूसरे के साथ सेम जियोग्राफिकल प्लेस वो शेयर करते हैं, या फिर टेरिटरी कहते हैं, टेरिटरी प्लेस को, जगह को, इलाके को टेरिटरी कहते हैं। या तो वो जियोग्राफिकल आप टेरिटरी शेयर करते हैं, या फिर वो वर्चुअल टेरिटरी फॉर एग्जांपल ये जो फेसबुक हो गई, फेसबुक के अंदर आप लोगों के डिफरेंट फॉलोअर्स होते हैं और उनके साथ आप लोगों की
इंटरेक्शन होती रहती है, तो वो आप लोगों का वर्चुअल टेरिटरी वाला सोसाइटी हो गया। इसी तरह व्हाट्सएप के अंदर या इसी तरह दूसरे ये जो नॉन फिज़िकल ये चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के थ्रू जो आपस में लोगों की इंटरेक्शन होती हैं, तो वो भी एक सोसाइटी कहलाती हैं और वो वर्चुअल टेरिटरी वाली सोसाइटी कहलाती हैं। सब्जेक्ट टू द सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड डोमिनेंट कल्चर एक्सपेक्टेशन। अब देखिए एक सोसाइटी में होता क्या है, वो सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर होते हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से उनका कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी सोसाइटी जो है एज ए होल, हम पाकिस्तानी सोसाइटी को ले लें तो पाकिस्तानी सोसाइटी पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसके अथॉरिटी के अंदर है। अब यहाँ पे चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हैं, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी हैं, चाहे दूसरे कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन वो सब एक ही पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर होते हैं। तो सोसाइटी में यही होता है, चाहे वो जो भी कम्युनिटी हो लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी उनका एक ही होता है। जैसे कि इसी तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी। और डोमिनेंट कल्चर एक्सपेक्टेशन, और वो जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे जो कल्चर डोमिनेंटली फॉलो होती है तो उनसे भी ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो भी वही जो कल्चर है उसको उसके रूल्स जो है वो फॉलो करे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेशावर की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो पेशावर में पख्तून लोग जो है वो ज़्यादा हैं। पख्तून लोगों के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, उनका जो कल्चर है वो डोमिनेंट है। जो दूसरे लोग यहाँ से दूसरे इलाकों से यहाँ पे आते हैं, गिलगित से आते हैं, चित्राल से आते हैं, या फिर कराची से आते हैं, या फिर इस्लामाबाद से आते हैं, तो उनसे भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ये जो पख्तून कल्चर है उसको वो फॉलो करे। वो करते हैं या नहीं करते बात उसकी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उसमें सबको आज़ादी हासिल है, वो जो है जैसे भी चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन उनसे ये एक्सपेक्टेड की जाती है कि वो पेशावर का पख्तून कल्चर जो है उसके जो कॉमन रूल्स वगैरह होती है उनको फॉलो करें। तो यही सोसाइटी में होता है कि डोमिनेंट जो कल्चर होती हैं तो एक्सपेक्टेशन वहाँ के लोगों से यही होती है कि उसको जो है वो उसके कॉमन जो मेजर रूल्स होते हैं वो फॉलो करें। Human societies are characterized by pattern of relationship, social relations between individuals who share a distinctive culture and institution। यानी human societies are characterized by pattern of relationship। ह्यूमन सोसाइटीज़ किस तरीके से उनको हम कैरेक्टराइज़ करते हैं, किस तरीके से हम उनको पहचानते हैं, तो उनके जो आपस में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, लोगों के आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके कुछ अपने अपने डिस्टिंक्टिव कल्चर होते हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं। जैसे कि अभी एक सोसाइटी के अंदर यहाँ पे पेशावर की जो सोसाइटी है इसमें देख लें, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो क्रिश्चियन भी रहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ भी रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी रहते हैं, कुछ और मज़हब के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, लेकिन वो इनको आपस में शेयर करते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। A given society may be described as the sum total of such relationship among its constituent member। हम किसी भी गिवन सोसाइटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो सम टोटल होता है, उनके जितने भी कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका सम टोटल जो है वो एक सोसाइटी कहलाता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग कल्चर होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसी तरह सोसाइटीज़ बनती हैं। Sociology defines society as a group of people with a common territory, interaction and culture। अब देखिए स्टूडेंट्स के सोशियोलॉजी जो है वो किस तरह डिफ़ाइन करती है। सोशियोलॉजी सोसाइटी को इस तरह डिफ़ाइन करती है कि सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिसमें सेम टेरिटरी उनका हो, कॉमन टेरिटरी उनका हो। कॉमन टेरिटरी मीन्स जो उनका इलाका है वो कॉमन हो। बस फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जो इलाका है वो पाकिस्तानी सोसाइटी का के लिए कॉमन है, आपस में उनकी इंटरेक्शन हो रही हो और उनके अपने अपने कल्चर होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। तो यही सोशियोलॉजी ने इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है सोसाइटी को कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी इलाका जिनका सेम होता है, आपस में उनकी इंटरेक्शन होती हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स होते हैं, तो वो सोसाइटी कहलाती हैं। These group consist of 2 or more varied people who interact and identify themselves with one another। ये जो ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी के जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी भी एक ग्रुप है, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है मुख्तलिफ लोग होते हैं
जो कि आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और आपस में एक दूसरे की शिनाख्त भी करते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे के साथ। इन ब्रीफ दीज ग्रुप्स कैन बी नोन एज कम्युनिटीज़ एज वेल, और इन ग्रुप सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स होती हैं उनको हम कम्युनिटीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटीज़ ही होते हैं वो। फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, कोई और वो मज़हब वाले कम्युनिटीज़ अगर हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग, तो ये सब जो है आपस में मिल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शिनाख्त करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक सोसाइटी के अंदर। द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड सोसाइटी कैन बी ट्रेस बैक टू लैटिन। अब एटिमोलॉजी को हम देख ले। एटिमोलॉजी कहते हैं ओरिजिन को। वर्ड सोसाइटी की ओरिजिन को अगर हम देख लें तो ये लैटिन तक चला जाता है, ट्रेस बैक टू लैटिन होता है, यानी लैटिन ज़बान से निकला हुआ है। कौन से लफ्ज़ से निकला हुआ है? लैटिन वर्ड सोसाइटस, विच इन टर्न वाज डिराइव फ्राम नाउन सोशियस। सोसाइटस जो है वो नाउन सोशियस से निकला हुआ है। सोशियस मीन्स कॉमरेड, फ्रेंड और एली। सोशियस मतलब क्या है? कॉमरेड, कॉमरेड रफ़ीक को कहते हैं जो दोस्त होते हैं। फ्रेंड हो गया, या एली, एली भी इत्तिहादी को कहते हैं, इत्तिहादी को एली कहा जाता है। तो दिस डिस्क्राइब a bound or interaction between parties that are friendly or at least civil। यानी सोसाइटी जो है वो एक बॉन्ड को, एक इंटरेक्शन को डिफ़ाइन करती है डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान, जो कि आपस में फ्रेंडली होते हैं, या फिर अगर फ्रेंडली ना हो तो एटलीस्ट सिविल होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इस तरह कोई उनकी जंग जो है वो नहीं छेड़ी होती है, एटलीस्ट सिविल होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, अपने कल्चर शेयर करते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो फिर सोसाइटी कहलाती हैं। कम्युनिटी, अब देखिए कम्युनिटी की डिफिनीशन भी दी गई है ताकि आप कम्युनिटी और सोसाइटी में फ़र्क कर सकें। द एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड कम्युनिटी कैन बी ट्रेस बैक टू लैटिन वर्ड कम्युनिटस विच मीन्स शेयर्ड इन कॉमन एंड पब्लिक स्पिरिट। यानी अब इसकी ओरिजिन को हम देख लें, वर्ड कम्युनिटी के ओरिजिन को हम देख लें तो ये भी लैटिन ज़बान से निकला है, कम्युनिटस से। उसका मतलब है कि शेयर्ड इन कॉमन। इनकी जो आपस में जो शेयरिंग होती है वो बिल्कुल कॉमन होती है, यानी इनमें कॉमन चीज़ें होती हैं। पब्लिक स्पिरिट इनका होता है। पब्लिक स्पिरिट मीन्स के ये जो है आपस में इनके कनेक्शंस जो होते हैं पब्लिकली, यानी वो इनके आपस में कनेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ कॉमन होती है। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है तो इनका रिलीजियन, इनको आपस में देखिए रिलीजियन का जो मुस्लिम होते हैं ना, चाहे उनमें जितनी भी दुश्मनी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो फिर मुस्लिम तो है ना, उनकी रिलीजियन उनको ला के एक ही मकाम पे फिर खड़ा करती हैं। तो ये मुस्लिम जो लोग होते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी कहलाती हैं, ये इनकी कम्युनिटी होती है, उनकी एक खास पब्लिक स्पिरिट होती है। Hence, community is a group of people living in the same place or having a particular characteristic or likeliness in common। कम्युनिटी वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें या तो प्लेस सेम हो, एक ही जगह में रहते हो, जैसा कि अगर मैं कहूँ चित्राल के लोग तो चित्राल कम्युनिटी, पेशावर के लोग तो पेशावर कम्युनिटी, सिर्फ पेशावर के अंदर वो रहते हैं। पेशावर के अंदर भी हैदराबाद के अगर उसमें लोग रहते तो हैदराबाद कम्युनिटी। तो ये जो है कम्युनिटी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है या उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो। जैसे कि मुस्लिम्स है तो उनका रिलीजियन, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉमन है, जो कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी बनाती हैं। दस देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट डाइवर्सिटी अमॉन्ग देम। तो इसीलिए कम्युनिटीज़ के लोग जो होते हैं, कम्युनिटी जो होती है उनमें लोगों में इतनी ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी नहीं होती। दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, एज, जेंडर, फैमिली एंड किनशिप, प्रोफेशन और रेजिडेंस। तो ये लोग जो है ये क्या करते हैं, ये आपस में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, रिलीजन शेयर करते हैं, किनशिप करते हैं। किनशिप मीन्स के इनका आपस में एफिनिटी होता है, ताल्लुक़ होता है। प्रोफेशन के लोग, किसी एक प्रोफेशन के लोग, किसी एक रिहाइश के लोग, किसी एक ज़ात के लोग, किसी एक जो है वो एज के लोग, किसी एक जेंडर के लोग, जैसा कि मेल कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी। Therefore, homogeneity act as a core element in community। कम्युनिटी में जो यकसानियत होती है, होमोजेनिटी यानी यकसानियत होती है, वो की कोर एलिमेंट होती है। इसका MCQs बन सकती है कि होमोजेनिटी जो है वो कम्युनिटी का कोर एलिमेंट है या फिर सोसाइटी का। तो आप लोगों को पता हो सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी। अब सोसाइटी और कम्युनिटी में देख लें इनमें फ़र्क क्या है। सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप की एक झाल होती है, मकड़ी की झाल जैसी एक बड़ी सी झाल होती है जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, फॉर ए कम्युनिटी ए पार्टिकुलर एरिया एंड सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग आर प्री रिक्विजिटीज। यानी
कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि उनका कोई ख़ास एक जगह हो, ख़ास करीबी जगह, जैसे कि पेशावर के लोग, पेशावर कम्युनिटी, एंड सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, और उनकी वी फीलिंग हो। वी फीलिंग मीन्स कि उनकी जो है कोई एक उनकी राय हो, या फिर जो है वो कोई अपना एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक वो उनकी सेम हो। उनकी सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग मीन्स कि कुछ हद तक वो उनके ख़यालात जो है आपस में मिलते हो। तो ये इसके लिए शराइत है कम्युनिटी के लिए। ये प्री रिक्विसिटीज़ मीन्स कि उसके लिए शराइत है, कम्युनिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए। सोसाइटी में क्या होता है, डिफिनिट जियोग्राफिकल एरिया इज़ नॉन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास जियोग्राफिकल एरिया हो, यानी एक ख़ास पेशावर के लोग हो, इसके लिए ये मैटर नहीं करता। पाकिस्तानी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पेशावर के हो, पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, जहाँ के भी हो, तो इसी तरह इसके लिए कोई ख़ास जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कोई इसके लिए एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन कम्युनिटी के लिए ऑलवेज डिनोट ए डिफिनिट लोकेलिटी एंड जियोग्राफिकल एरिया, उसके लिए डिफिनिट जियोग्राफिकल एरिया, डिफिनिट लोकेलिटी चाहिए होती है। सोसाइटी में इट्स मोर एब्स्ट्रैक्ट टर्म, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, डीप है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जो कम्युनिटी है वो कंक्रीट है, इसमें इतने सारे कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिंपल है, कंक्रीट है। सोसाइटी इन्वॉल्व्स मोर लाइकलीनेस एंड डिफरेंसेस, सोसाइटी में बहुत सारे लाइकलीनेस भी है, डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन कम्युनिटी में सिमिलर देन सोसाइटी, इसमें जो है डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर वेरिड एंड एक्सटेंसिव, अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफात होते हैं, बहुत एक्सटेंसिव होती हैं, लेकिन कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट होते हैं वो इतने वेरिड, इतने एक्सटेंसिव नहीं होते हैं। लेवल ऑफ सोसाइटी के अंदर माइक्रो लेवल सोसाइटी और मैक्रो सोसाइटी लेवल, ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं। अब ये दोनों क्या है, माइक्रो लेवल सोसाइटी, एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी। माइक्रो लेवल सोसाइटी, इसका अब नाम ही देख ले तो आपको ये महसूस होता है कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी हैं, जिसमें माइक्रो लेवल ग्रुपिंग आर मोर इंटीमेट सोसाइटीज़। जो माइक्रो लेवल ग्रुपिंग होती हैं तो ये ज़्यादा फ्रेंडली सोसाइटीज़ होते हैं। स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी हैं और ये बहुत ज़्यादा आपस में क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। माइक्रो लेवल सोसाइटीज़ आर फैमिलीज़, मस्जिद ग्रुप्स, स्कूल्स एंड द लाइक, जैसे कि एक स्कूल के लोगों की एक अपनी सोसाइटी हो गई, फैमिलीज़ हो गए, मस्जिद के जो लोग मस्जिद जाते हैं उनकी एक सोसाइटी, तो ये माइक्रो लेवल सोसाइटीज़ कहलाती हैं। द माइक्रो लेवल सोसाइटीज़ डील विद डेली एक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी। अब देखें कि जो माइक्रो लेवल होती है सोसाइटी की, माइक्रो लेवल सोसाइटी होती है, तो इसके क्या होते हैं, विद द डेली एक्शंस इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, उनके डेली एक्शंस, डेली इंटरेक्शंस जो हैं उससे डील करती है, यानी आपस में उनकी डेली एक्शन, जैसे कि मस्जिद में जाते हैं तो डेली वहाँ पे नमाज के लिए जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं तो डेली वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाते हैं। इट एग्जामिन्स द सोशल रोल्स विद इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर सोशल रोल्स होते हैं तो उसको ये एग्जामिन करती हैं। मैक्रो लेवल सोसाइटी क्या है, द मैक्रो लेवल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द सोसाइटी ग्रुपिंग। सोसाइटी ग्रुपिंग में जो लार्जेस्ट लेवल होती है वो मैक्रो लेवल सोसाइटी कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स,
लेवल सोसाइटी इस टर्म डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ लार्जेस्ट सोसाइटीज़ एंड पॉपुलेशन। जब हम लार्जेस्ट सोसाइटीज़ को, लार्जेस्ट पॉपुलेशन को, जैसे हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन अगर स्टडी कर रहे हों तो ये मैक्रो लेवल सोसाइटी कहलाएगी। द मैक्रो लेवल लुक्स एट हाउ द इंस्टीट्यूशंस विद इन ए लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट थिंग्स लाइक द इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड मोर। मैक्रो लेवल जो है वो ये देखती है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी वजह से इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, रिलीजियन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैक्रो लेवल सोसाइटी देखती हैं। These institutions are interrelated and tend to be closely linked in their values, giving off an overall feel of the culture that the society practice। ये जो institutions होते हैं, institutions का मैंने आप लोगों को बताया कि क्लस्टर ऑफ कल्चर रूल्स जब एक ख़ास सोशल एक्टिविटी के साथ वो एसोसिएट हो जाती हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिलीज़ हो गए, स्कूल्स हो गए, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और ये जो है क्लोजली आपस में कोशिश करती है कि क्लोजली अपने वैल्यूज़ जो है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक कर सके, ताकि इससे जो ओवरऑल जो सोसाइटी में जो प्रैक्टिस होती हैं तो उसमें ओवरऑल फील ऑफ कल्चर दैट द सोसाइटी प्रैक्टिस, तो इससे क्या हो कि जो सोसाइटी प्रैक्टिस करती है तो उसको एक ख़ास कल्चर फील जो है वो मिल जाए। तो यही इनकी कोशिश होती है, आपस में ये मिल के एक ख़ास कल्चर फील जो है वो अपनी सोसाइटी को दे देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर पता रहा है कि सोशियोलॉजिस्ट डेवलप थ्योरीज टू एक्सप्लेन सोशल इवेंट, इंटरेक्शन एंड पैटर्न। इसके अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ थ्योरीज दिए थे ताकि कुछ सोशल इवेंट, इंटरेक्शन और पैटर्न्स जो है उनको एक्सप्लेन किया जा सके। ए थ्योरी इज़ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज पैटर्न। थ्योरी जो है वो जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं तो उनके लिए थ्योरी क्या होती हैं, उनके लिए थ्योरी जो है वो एक एक्सप्लेनेशन होती है जो कि उनको एक्सप्लेन करती हैं। थ्योरीज है वो डिफरेंट स्केल्स, थ्योरीज़ के डिफरेंट क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैक्रो लेवल थ्योरीज़ जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का थ्योरी है और कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का थ्योरी है ये एक मैक्रो लेवल थ्योरी है जो कि ये देखती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, फैमिलीज़ हो गए, लीगल सिस्टम हो गए, इकोनॉमी हो गई, रिलीजन हो गई, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के अंदर, इनके लिए स्ट्रक्चर लफ्ज़ भी यूज़ होता है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का थ्योरी ये कहता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारे स्ट्रक्चर सोसाइटी के अंदर आपस में मिल के किस तरह ये फंक्शन होती हैं, किस तरह ये काम करती हैं। इसके अलावा जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी मैक्रो लेवल थ्योरी है। ये कन्फ्लिक्ट आप लोगों को पता है तनाज़े कहते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये देखती है कि ये जो हमारे जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी जो होती हैं उसका क्या असर पड़ता है और कन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरीके से सोसाइटी में आती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इनइक्वालिटी होती है तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आती है। सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए लोग आपस में compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और जब आपस में ये इंडिविजुअल्स, ये ग्रुप्स आपस में रिसोर्सेज के लिए, पावर के लिए, स्टेटस के लिए आपस में compete करते हैं तो फिर इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाती हैं। तो ये जो थ्योरी थी कन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसी के बारे में थी कि कन्फ्लिक्ट जो है वो एक सोसाइटी में कैसे आती हैं। तो यहाँ लिखा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटीज़ ऑपरेट एज ए होल। तो इन दोनों ने ये जो थ्योरीज़ थे कन्फ्लिक्ट थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, इनका काम ये था, इनकी कोशिश ये थी कि ये एक्सप्लेन कर सके कि सोसाइटी एज ए होल किस तरह ऑपरेट होती है, किस तरह चलती है। तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि उसमें कन्फ्लिक्ट इस वजह से आती हैं और आपस में इदारे इस तरह इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस तरह काम करती हैं और आगे जाती हैं। इसके अलावा माइक्रो लेवल थ्योरीज़ का बताया है सच ए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म फोकस ऑन इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। माइक्रो लेवल थ्योरीज़ में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का थ्योरी है जो कि इंडिविजुअल्स के दरमियान
इंटरेक्शन को देखती हैं। ये जो थ्योरी है इसमें सिंबल और इंटरेक्शन की बात है। तो सिंबल मींस के कोई भी सिंबल जो कम्युनिटीज़ में हम डिफरेंट वर्बल सिंबल भी होते हैं, नॉन वर्बल सिंबल भी होते हैं। सिंबल्स का ख़ुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लोग जो है वो इनको मीनिंग देते हैं। ये थ्योरी इसी बारे में है। और इंटरेक्शंस के बारे में कि लोग जो है आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह एक्ट आउट करते हैं, किस तरह वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस थ्योरी में बताई गई थी। इस थ्योरी में कहा गया था कि इसको देखिए, इसको माइक्रो लेवल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है आपस में लोगों की, इंडिविजुअल्स की जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस किया गया है, इसीलिए इसको माइक्रो लेवल थ्योरी कहा गया है। तो सिंबल्स की इसमें बात की गई कि जो सिंबल्स होते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, उनका ख़ुद का कोई अपना मीनिंग नहीं होता। लोग जो है उनको एक ख़ास मीनिंग के साथ एसोसिएट करते हैं और फिर वो सोसाइटी, वो कल्चर जो है उनको मीनिंग जो दे देती है, फिर वो वही स्पेसिफिक मीनिंग जो है और उसके थ्रू वो आपस में उस सिंबल को लेके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस थ्योरी के कुछ सेंट्रल पॉइंट्स ये थे कि फर्स्ट पॉइंट इसका था एक्शन डिपेंड अपॉन मीनिंग, यानी इनका कहना ये था, फर्स्ट पॉइंट में 3 सेंट्रल पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा था कि जो भी एक्शन होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, तो उनकी कोई ना कोई मीनिंग जो है वो होती है, कोई ना कोई मीनिंग उसकी होती है। कि जब बंदा कोई काम करता है तो उसका कोई रीज़न होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो थका हुआ आता है और वो किसी दरख्त को देखता है, तो उस दरख्त में साये को देखता है, तो वो जाके उस साये में बैठ जाता है। अब जो वो दरख्त के साये में बैठ रहा है वो शख्स, तो दरख्त के साये में वो क्यों बैठ रहा है, उसकी रीज़न है क्योंकि वो थका था, इसीलिए वो दरख्त के साये को देख के वहाँ जाके बैठ गया। दूसरा इनका पॉइंट ये था कि कुछ लोग जो है वो कुछ चीज़ों का अलग अलग मीनिंग ले लेते हैं, यानी डिफरेंट मीनिंग लोग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी एक ही मीनिंग पे लोग काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यही बंदा यहाँ पे साये के लिए बैठा था, एक और बंदा अगर इस दरख्त के पास से गुज़रता है और वह यहाँ पे कुछ फ्रूट्स देखता है कि इसमें कुछ फल है, तो वो फल तोड़ने के लिए उस दरख्त के नीचे आ जाता है। अब देखें, दरख्त तो एक ही था, चीज़ एक ही थी, लेकिन दोनों लोगों ने उसकी अलग अलग मीनिंग ली, अलग अलग रीज़न की वजह से वहाँ पे उसके पास गए। तो एक ने अपना उस सिंबल को, उस दरख्त को अपना मीनिंग दे दिया, दूसरे ने जो है वो अपना मीनिंग दे दिया। फिर तीसरा पॉइंट इसका ये था कि मीनिंग चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती हैं, जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा यहाँ पे साये के लिए गया था, साये में जब बैठ गया तो उसको वहाँ पे शायद चींटी वगैरह कुछ होंगे, उन्होंने उसको काटा, जब काटा कीड़े मकोड़े उसके पास आए तो वो उठ के चला गया। अब वो सुकून के लिए वहाँ पे गया था, उसको सुकून नहीं मिला तो उसका मीनिंग चेंज हुआ, वो उठ के वहाँ से चला गया। तो ये 3 सेंट्रल पॉइंट्स थे इनका कि सिंबॉलिक थ्योरी जो है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, चीज़ों की, लोगों की आपस में इंटरेक्शंस जो है उनके कोई रीज़न होते हैं, फिर वो रीज़न मीनिंग चेंज भी हो सकते हैं। लोग जो है वो एक चीज़ के लिए डिफरेंट सोच रख सकते हैं, उनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि सिंबल्स की मीनिंग नहीं होती, ये ख़ुद उसके लिए मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तानी फ्लैग को देख ले, पाकिस्तानी फ्लैग, अगर फ्लैग को हम देख ले तो हमारा फ्लैग जो है वो ग्रीन और वाइट कलर से बना होता है। वाइट कलर उसमें थोड़ा सा है, ग्रीन कलर उसमें ज़्यादा है, उसमें चांद है, सितारा है, तो वो मीनिंगलेस है ना। अगर हम एक्चुअली देखें, एक्चुअली अपने जहन को चला के, वो मीनिंगलेस है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, लोगों ने एक ख़ास मीनिंग उसको दिया हुआ है। कहते हैं कि जो ग्रीन पार्ट है उसका वो मेजॉरिटी को शो करती है, मींस मुस्लिम्स को शो करती हैं, और जो वाइट कलर है वो अक़लियत को शो करती हैं, जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह है उनको शो करती है, और जो चांद और सितारा है वो पीस की निशानी है। तो ये एक ख़ास मीनिंग उनको दिया हुआ है और इसी मीनिंग के थ्रू इस झंडे को लेके वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इसी तरह सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई अच्छा काम करता है, कोई जो है वो कोई चीज़ अचीव करता है, कोई अपना गोल अचीव करता है, तो हम थंब अप करते हैं। थंब अप करके हम उसको जो है शाबाशी देते हैं, अप्रिशिएट हम करते हैं, गुड लक बोलते हैं, बेस्ट विशेस के लिए हम थंब अप करते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यही थंब अप की जो सिंबल है, ये अगर रशिया के अंदर कोई बंदा जो है वो थंब अप करे रशिया के अंदर, तो ये वहाँ पे इंसल्ट की अलामत समझी जाती हैं, इंसल्ट की अलामत।
तो देखिए कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कितना डिफरेंस है कल्चर में कि अगर रशिया में जाके आप लोगों ने थंब अप किया किसी के लिए तो वो समझेंगे कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इसी सिंबल को थंब अप करने को कहते हैं कि ये जो है अप्रिशिएशन के लिए है। तो इसी तरह ये आपस में लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म इन्हीं चीज़ों पे बात करती हैं। वाई वी स्टडी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? स्टडिंग सोशियोलॉजी इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बाई स्टडिंग सोशियोलॉजी पीपल लर्न हाउ टू थिंक क्रिटिकली अबाउट सोशल इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट आवर सोसाइटी। जो प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी के सामने आ जाती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, सोशल इश्यूज़ के लिए क्रिटिकली किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी स्टडी करने के बाद जो है इंसान में ये एबिलिटीज़ आ जाती हैं। जो सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वही सही फैसला ले सकते हैं कोई किसी सोशल इश्यूज़ के लिए। तो ये इसलिए ज़रूरी है। और द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी enriches स्टूडेंट लाइव्स एंड प्रिपेयर देम फॉर कैरियर्स इन इंक्रीजिंगली डाइवर्स वर्ल्ड। ये लाइव स्टूडेंट्स के लाइफ्स को इनरिच कर देती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैरियर्स हैं। डाइवर्स वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कैरियर्स जो है उसके लिए एक बंदे को प्रिपेयर करती हैं सोशियोलॉजी की स्टडी। सोसाइटी बेनिफिट्स बिकॉज people with sociological training are better prepared to make informed decision about social issues and take effective action to deal with them। सोसाइटी के लिए इसमें फ़ायदा है सोशियोलॉजी पढ़ने का, क्योंकि सोसाइटी के लिए इसलिए फ़ायदा है क्योंकि जिन लोगों के पास सोशियोलॉजी की नॉलेज होती है वही किसी सोशल इशू के लिए, किसी सोशल प्रॉब्लम के लिए उसको सॉल्व करने के लिए सही फैसला कर सकते हैं और सही फिर एक्शन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। तो ये आप लोगों का जो यूनिट है, यूनिट 1, ये कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर में ये काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो लेक्चर बन गया, इसीलिए मुझे ख़ुद ये फ़ील हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो इतने डिटेल के साथ में इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। मुझे लगा था कि इसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं, आसानी के साथ ये जो है 30-40 मिनट में कवर हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी लंबा लेक्चर बन गया। इसीलिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपके जहन में आती है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं फिर कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।